स्टूडेंट्स, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। आपने पीडीएफ फाइल भी देखी थी और उस पीडीएफ फाइल में हमने ध्रुवण चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा था और ध्रुवण चैप्टर को समझने के लिए हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत उपयोग करते हैं, जो कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़कर आए हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे आज समतल वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस में भी अच्छा टॉपिक है जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। ओके, और इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को पहले पढ़ लेना चाहिए ताकि आप लोगों को ये समझने में थोड़े आसानी रहे। ओके, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश ई वेक्टर के कंपन एक ही दिशा में या सरल रेखा में होते हैं, उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाईजेड तल है और एक्स दिशा में तरंग चल रही है। ओके, और ई वेक्टर के कंपन वाईजेड तल में यदि एक लाइन में ही हो रहे हों तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश और वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश वास्तव में दो समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगों के परस्पर अध्यारोपण की वजह से मिलती हैं। तो किस प्रकार अध्यारोपण हो कि हमें दीर्घवृत्तीय या वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिले? तो किसी माध्यम में जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगें परस्पर समकोण पर अध्यारोपित होती हैं तो उनके बीच अलग अलग कलांतर के कारण परिणामी प्रकाश सदिश संचरण की दिशा के लंबवतल में आवर्त रूप से परिवर्तित होने वाले आयाम से परिभ्रमण करता है। ओके, जो प्रकाश सदिश है वो कलांतर बदलने की वजह से तरंग संचरण की दिशा के लंबवतल में आवर्त रूप से आयाम उसका क्या होता है? बदलता है और वो चक्कर लगाता है। जैसे आप देखें, मान लो अभी ई वेक्टर कंपन इस प्रकार से कर रहा है, इस तल में वाईजेड तल मान लेता हूं, जैसा मैंने पिछले चित्र में दिखाया था वैसे ही, और थोड़ी देर बाद उसका कंपन इस तरह से हो रहा है, थोड़ी देर बाद उसका कंपन इस तरह से हो रहा है, थोड़ी देर बाद उसका कंपन इस तरह से हो रहा है। मतलब ई वेक्टर जो है वो घूम रहा है। ओके, वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय पथ में घूम रहा है। तो ये जो प्रकाश होगा उस प्रकाश को हम वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ओके, यदि आयाम बदल रहा हो, कंपन का आयाम बदल रहा हो तो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, और यदि आयाम नियत हो कंपन का तो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। ओके, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश सदिश की नोक एक दीर्घवृत्त पर चलती है और वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में प्रकाश सदिश की नोक एक वृत्त पर चलती है। ओके, जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश ये है, ओके, जहाँ पे कंपन ई वेक्टर के एक सरल रेखा में हो रहे हैं, और वृत्तीय दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश ये वाला है सेकंड नंबर, जहाँ पर कंपन एक, जहाँ पे ई वेक्टर कंपन करते हुए घूम रहा है। कंपन करते हुए क्या कर रहा है? घूम रहा है, आप देख सकते हैं ना। और इसका घूमना किधर है? एक दीर्घवृत्त के अनुदिश, इसलिए ये दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। और यहाँ भी तीसरे चित्र में भी ई वेक्टर कंपन करता हुआ घूम रहा है, तो ये जो है तीसरे चित्र में वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है। ओके, अब हम देखेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश से दीर्घवृत्तीय या वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश से दीर्घवृत्तीय व वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए कम से कम दो समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगे चाहिए। तो दो समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगे प्राप्त करने के लिए मैंने अनपोलराइज्ड लाइट गिराई है, अध्रुवित प्रकाश गिराया है किसी निकोल प्रिज्म पर। निकोल प्रिज्म एक ध्रुवक का कार्य करता है। निकोल प्रिज्म पर हमने अध्रुवित प्रकाश को गिराया, जहां से प्रकाश तरंगे दो भागों में विभक्त हो गई, एक तो ई किरण में और एक तो ई किरण और एक ओ किरण में। ई किरण तो निकोल प्रिज्म से पारगमित हो जाती है, जबकि ओ किरण यहाँ पर कनाडा बाल्सम की जो परत होती है। निकोल प्रिज्म हमने 12th क्लास में देखा भी है और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर निकोल प्रिज्म में दो कैल्साइट क्रिस्टल कनाडा बाल्सम की परत से चिपके होते हैं। तो कनाडा बाल्सम पर दो तरंगे अलग अलग हो जाती हैं। एक तरंग होती है जो ई किरण नाम दिया हमने, वो इस निकोल प्रिज्म से बाहर चली जाती है, पार हो जाती है, जबकि दूसरी किरण कनाडा बाल्सम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मुड़ जाती है। ओके, इस तरह दो अलग अलग तरंगे प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की बहुत सारी तरंगे अपने को ई किरण के रूप में मिल जाएंगी, और उन ई किरणों को, दो या दो से ज्यादा ई किरणों को हम कैल्साइट, एक और कैल्साइट क्रिस्टल पर गिराएंगे। ओके, ये यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, कैल्साइट प्लेट जो क्रिस्टल है उसका प्रकाशीय कक्ष प्लेट के फलक की क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो आपतित प्रकाश है उसमें कंपन पी क्यू दिशा में हो रहे हैं। मतलब यदि प्रकाशीय कक्ष ये है प्लस एक्स दिशा में है, एक्स दिशा के अनुदिश है,
और कंपन हो रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ई के कंपन एक्स के साथ कोई कोण बना रहे हैं। ओके, और कंपनों का आयाम क्या है, इधर कैपिटल ए है। तो इधर क्योंकि कोण है तो ई के कंपनों के दो घटक होंगे, एक ई किरण का आयाम हो जाएगा ए कोस थीटा और एक ओ किरण का आयाम हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके, हम अभी यहाँ पर कैसी क्रिस्टल लिया है, कैल्साइट क्रिस्टल कैसा लिया है, ऋणात्मक क्रिस्टल लिया है जिसमें ई किरण का वेग ओ किरण से अधिक है। और फाई है क्या, फाई यहाँ पर क्या है, तरंगों के बीच, दो तरंगे जो प्राप्त हुए हैं उनके बीच क्या है, कलांतर है। फाई कलांतर के साथ ये क्रिस्टल से बाहर निकलती हैं और परस्पर लंबवत तलों में क्या करने लग जाती हैं, सरल आवर्त कंपन करने लग जाती हैं, जिनका आवर्तकाल समान और आयाम व कला क्या रहते हैं, भिन्न रहते हैं। ओके, तो अब देखिए दो तरंगे हमने यहाँ पर गिराई है इस कैल्साइट क्रिस्टल पर दो तरंगे गिराई है। एक तरंग ऐसी है जो जिसमें समांतर कंपन हो रहे हैं और दूसरी तरंग ऐसी है जिसमें लंबवत कंपन हो रहे हैं। कैल्साइट क्रिस्टल में जाते ही इनका जो चाल है इस प्रकार की होगी कि ये एक ही रास्ते को तय करेंगी, एक रास्ते से होकर निकलेंगी। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, जैसा मैंने बोला कि पी क्यू के अनुदिश है और प्रकाशी का अक्ष इस प्रकार से है, तो यहाँ पर ए जो है वो थीटा कोण बना रहा है। तो ए के दो घटक होंगे, ए कोस थीटा ए साइन थीटा, और ए कोस थीटा ई किरण का आयाम होगा, एक ए साइन थीटा ओ किरण का आयाम होगा। अब जब ये वाली तरंग इस किसी क्रिस्टल पर गिरेंगी, समतल ध्रुवित प्रकाश तरंगे क्रिस्टल पर गिरेंगी, तो यहाँ पर अपने को दो नई तरंगे प्राप्त होंगी। यहाँ पर नई तरंग में ई वेक्टर सरल आवर्त कंपन करेगा और सरल आवर्त कंपन करते हुए वो परिभ्रमण करेगा और हमें क्या प्राप्त होगा, दीर्घवृत्तीय या फिर वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। उसकी शर्तें हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर ओ किरण का समीकरण कैसे लिखेंगे, एक्स ए कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि सरल आवर्त कंपन हो रहे हैं ना, इसलिए सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। यदि कलांतर फाइव है दो तरंगों के बीच तो एक्स बराबर हम लिख लेते हैं ए कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओ किरण का समीकरण, और वाई बराबर ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ये ई किरण का समीकरण है। ये किसका समीकरण है, ई किरण का समीकरण है। ओके, यहाँ पर ए कोस थीटा बराबर स्मॉल ए मान लेते हैं और ए साइन थीटा बराबर स्मॉल बी मान लेते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और वाई बराबर बी साइन ओमेगा टी। एक्स ओ किरण के लिए है और वाई ई किरण का विस्थापन समीकरण है। यहाँ पर चूंकि साइन ओमेगा टी बराबर वाई बाई बी, तो कोस ओमेगा टी बराबर क्या आ जाएगा, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, समीकरण 3 से x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो यहाँ पर x बाई ए बराबर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। इसको यदि हम विस्तारित रूप में लिखे तो साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूला से साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव हो जाएगा। इधर साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का मान रखते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा x बाई ए बराबर वाई बाई बी कोस फाइव प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन फाइव। इसको आगे रिराइट करेंगे तो x बाई ए माइनस वाई बाई बी कोस वाई बराबर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन फाइव। यदि हम वर्ग करते हैं दोनों समीकरणों का, दोनों तरफ वर्ग करते तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस फाइव बराबर साइन स्क्वायर फाइव माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ पर बराबर के दोनों तरफ हम देखें, एक तरफ कोस स्क्वायर फाइव है और इधर माइनस साइन स्क्वायर फाइव है। जब एक साइड में आएंगे तो जुड़कर वन बनेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बाई ए बी कॉस फाइव बराबर साइन स्क्वायर फाइव। ये जो समीकरण है ये दीर्घवृत्त का कैसा समीकरण है, व्यापक समीकरण है, क्योंकि दीर्घवृत्त के समीकरण में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता ही है। ओके, और जो परिणामी तरंग होगी वो परिणामी कंपन इसी समीकरण के अनुसार करेगी। ओके, तो अब यहाँ से क्लियर होता है कि किसी भी क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश सामान्यतः कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है, और अन्य जो प्रकाश है समतल ध्रुवित या वृत्तीय ध्रुवित, वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के विशेष केस होते हैं, स्थितियां होती हैं। जैसे पहली स्थिति हम देखें समतल ध्रुवित प्रकाश की, जब क्रिस्टल की मोटाई इतनी हो कि फाई तरंगों के बीच कलांतर 0 है या 2n पाई हो, तो साइन फाई का वैल्यू 0 और कोस फाई का वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बाई ए बी। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ मिलेगा प्लस वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। और ये कैसा समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजर रही है। ओके,
और इस सरल रेखा का ढाल क्या है, b/a बराबर tan थीटा। ओके, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की शर्त देखते हैं। तो यदि फाई बराबर 2n + 1 π/2 है, उस स्थिति में हमें cos फाई बराबर 0 मिलेगा और sin फाई बराबर 1 मिलेगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो x² a² + y² b² बराबर क्या मिला, 1 मिला। a क्या है यहाँ पर दीर्घ अक्ष और b क्या है यहाँ पर लघु अक्ष। समीकरण 8 कैसा समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो दीर्घवृत्त का तल तरंग संचरण की दिशा की क्या रहेगा, यहाँ पर लंबवत रहेगा। ओके, तो दीर्घवृत्त बनने के लिए क्या जरूरी है कि फाई π/2 यानी 90 डिग्री या 90 डिग्री का विषम गुणज होना चाहिए। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के लिए थोड़ा और स्पेशल कैसे याद रखने का है, कोण तो 90 डिग्री और उसका विषम गुणज होना चाहिए, लेकिन थीटा जो है, थीटा कितना होना चाहिए यहाँ पर π/4। हम लिखते हैं ना स्मॉल a बराबर a cos थीटा। ओके, जो ई सदिश के कंपन हो रहे हैं, जो प्रकाशी कक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा, प्रकाशी कक्ष के साथ a का कोण जो है वो थीटा है। यहाँ पर थीटा यदि 45 डिग्री होगा तो स्मॉल a बराबर b होगा, और उस केस में x² + y² बराबर a² मिलेगा, और ये किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। तो यदि कलांतर कितना है 2n + 1 π/2, 90 डिग्री का विषम गुणज, और कोण कितना है 45 डिग्री का, तो उस स्थिति में वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। कुछ और कैसे है, फाई यदि पाई है या 2n + 1 पाई है तो ±y बराबर ±b/a × x मिलेगा, और ये सरल रेखाओं के युग्म का समीकरण है जिसका ढाल क्या है -b/a। यदि फाई π/4 या 3π/4 है तो त्रियक दीर्घवृत्त मिलता है। ओके, निष्कर्ष क्या मिलते हैं यहाँ से, क्रिस्टल प्लेट से निर्गत प्रकाश व्यापक रूप से तो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित होता है। समतल और वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश इसी की विशेष स्थितियां हैं। यदि फाई का मान 0 और पाई के बीच में है तो दीर्घवृत्त वामावर्त दिशा में रहेगा, और पाई और 2 पाई के बीच फाई का मान है तो दीर्घवृत्त कैसा होगा, दक्षिणावर्त दिशा में होगा। तो ये था समतल ध्रुवित, वृत्तीय ध्रुवित और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की व्याख्या। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए और आप इसे अच्छे से डिस्कस करें, अच्छे से स्टडी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अटैच रहें।